टू, नो एन नहीं, हमें तो एम ही चाहिए क्योंकि मास उससे हम लोग करेंगे। एम विल बी इक्वल टू जो तुम्हारा एन है और उसके साथ 63.5 इंटू 10⁻³ नाउ वो हम लोग जो कर रहे थे कि हमको चाहिए ये एन का वैल्यू। अच्छा, उससे पहले हमको क्या करना है, हमें हमें एक चीज करना है कि जैसे हमें ये पता चल गया है कि दिस दिस इज नथिंग बट एम। नाउ एम को इस रो रो के जगह में लिखूंगा तो रो इज इक्वल टू एम, एम बाई वी। एम है एन इंटू 63.5 इंटू 10⁻³ और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। वॉल्यूम के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, ओनली वी नो अबाउट द डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ तो 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻³ ऐसा रहने दो और इसको डिवाइड करो 63 पॉइंट, ये जो वैल्यू था ना 63.5 इंटू 10⁻³ से, and that will give you n by v, capital small n by capital V. Now small n by capital V is equal to this and this is equal to, क्योंकि ऊपर है तुम्हारा केजी पर मीटर क्यूब, नीचे केजी पर मोल, केजी पर मोल, तो तुम्हारा जो यूनिट आएगा मोल पर मीटर क्यूब में आएगा, केजी केजी कट गया तो दैट विल बी इससे नियरली। एवोगाड्रो नंबर इंटू करेंगे तो आ जाएगा n। हाँ, इससे एवोगाड्रो नंबर तुम अगर इंटू करोगे तो तुम्हारे पास वो आ जाएगा कितना एटॉम्स है पर मीटर क्यूब में, है ना, कितना एटॉम्स है पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये वैल्यू को ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे रख के हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, ये जो तुम्हारा एन बाई वी है, ठीक है, इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट आई कैन से कि मुझे अगर n चाहिए तो दैट कैन बी इफ आई कंसीडर, देखो इसमें मैं स्मॉल लिया था ना तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अगर मतलब मैं कैपिटल ले लूँ तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो वो n को ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो n बाई वी है इसके साथ na मतलब एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट इसका वैल्यू कितना आएगा, ये किया जाए तो 9 इंटू 10⁻³ और नीचे सॉरी से कर लिया, 10⁻³ आंसर आ गया। और 63 पर कितना आ रहा है, n आ रहा है 8.54 इंटू 10⁻28। हाँ क्योंकि एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 तो आ रहा है तुम्हारा वैल्यू 8.5, कितना आ रहा है 54 इंटू 10⁻28। 8.10⁻28, ये है इतना इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। नाउ तो फॉर्मूला में बिठा दिया, वो भी आ इसमें गया तुम बिठा दो डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन 8.54 इंटू 10⁻28 बिठाओ और करंट तुम्हारा दिया था 1.5, है ना, हाँ, और से स्पीड इधर आ गया। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो गिवन था 1 इंटू 10⁻7, 10⁻7 इंटू वीडी करोगे सो वीडी विल गेट इट। ओ सॉरी मैं भूल गया, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस 10⁻19 माइनस 19। आपको याद नहीं है क्या? -19, ये बीच में घुसा दो इसको, सो देन Vt विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, कितना वैल्यू आ रहा है देखो तो 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ना आया 1.1, एक सेकेंड 1.1, हाँ इंटू 10⁻³ करेक्ट, मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। So Vd is equal to 1.1 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमारा क्या है, डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रॉब्लम, ऐसा डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला से नहीं देकर वो जो एन वाला कॉन्सेप्ट है, एन ही है ना, एन को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट के लिए हमारा एटॉमिक मास डेंसिटी वो दे देगा, उसको हम लोग रो इज इक्वल टू एम बाई वी और स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम, तो मास जो दिया है उसको केजी पर मोल में कर दो
ग्राम पर मोल में रहेगा, केजी पर मोल में कर दो, एंड उसके बाद तुम n/v का वैल्यू के साथ एवोगाड्रो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल बी गेटिंग दैट n वैल्यू, जो वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ओके, और कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ लाइट का स्पीड को कंपेयर करो, तो इजी है ना, 1.1 इंटू 10⁻³ आया और उसमें 3 इंटू 10⁸ कर देना, रेशियो निकाल देना। मतलब वो क्या पूछेगा उससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, वो एक्चुअली जो तुम्हारा इससे कितना ज्यादा है, मतलब वो लाइट के उससे कितना ज्यादा है, वो तो थोड़ा सा पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट। So this is about the drift velocity concept and this formula which is I is equal to NeAVD. Okay. Now moving to next part, that is current is directly proportional to the drift velocity, that we know because ये फॉर्मूला से आता है, जब हम लोग n को e को और a को कांस्टेंट मान लेंगे तो I is proportional to Vd। ठीक है, ठीक है। नाउ करंट डेंसिटी जो मैं J बोला था ना उस टाइम में, J इज इक्वल टू I बाई A, उसका कॉन्सेप्ट, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट, एंड वो एक्चुअली प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। कैसे, मतलब तुम्हारे पास जैसे अगर देखोगे J इज इक्वल टू I बाई ए, और उसमें I के जगह तुम अगर पूरा लिख दोगे NeVDA और डिवाइडेड बाई ए करोगे तो A कट जाएगा, NeVD हो जाएगा J का वैल्यू, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J डॉट A। ओके, नाउ देखो ये जो चीज बताया ना कि इट इज परपेंडिकुलर टू दैट फ्लो ऑफ करंट, कैसे है परपेंडिकुलर, तुम अगर सही से देखोगे, देखो इसमें एक चीज है, ये अगर तुम्हारा कंडक्टर है, ये अगर तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, मतलब अगर इस साइड में माइनस है, इस साइड में माइनस है, सॉरी प्लस है, इस साइड में माइनस है, तो कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो कर रहा है उल्टा डायरेक्शन में। लेकिन वो बोल रहा है कि जो एरिया है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि देखो एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाला एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन ये है और अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, उसका कुछ एंगल वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। वो कभी कभार एक क्वेश्चन कर देता है कि मान लो तुम्हारा पास ये वाला चीज है, ये वाला है, करंट ऐसा अगर फ्लो कर रहा है कन्वेंशनल करंट, तुमको बता दिया कि ऐसे टाइप का अगर स्लाइस होगा, ऐसे टाइप का स्लाइस होगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि ऐसे टाइप का है, ऐसे टाइप का है, तो वो बोल देगा कि एरिया इसके साथ कितना एंगल में है, एरिया इसके साथ कितना एंगल में है वो बता देगा, मतलब वो पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा करके, एरिया उसके साथ कितना एंगल में है। तो हम लोग को क्या करना है, एरिया वेक्टर निकालना है ना, मतलब एरिया वेक्टर उसके साथ एंगल बनाया है, उस हिसाब से उसको करना है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ वो है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम में हम लोग अभी किए, तुरंत किए, रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट से, कि हम लोग देखे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तुम्हारे कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या देखे थे कि कंडक्टर में कोलिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं कंडक्टर का डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इसमें अगर इस साइड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसा करके है,
तो उसके मतलब क्या है, ये प्लस है इस साइड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है। तो व्हाट आई कैन से कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, तो करंट भी इस साइड में होगा, कन्वेंशनल करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मेरा इस साइड में है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है इस साइड में ही होगा। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ऐसा ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलते चलते वो ड्रिफ्टिंग, मतलब ड्रिफ्ट जब कर रहा था ना, कोलिशन होगा, कोलिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन कोलिशन होगा। तो ये इसके साथ कोलाइड किया, फिर इस कोलिशन इसके साथ कोलाइड किया, फिर ये कोलिशन के बाद फ्रीली थोड़ा सा मूव करके और एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, तब इसको पीछे से कोई और एक धक्का मारा, कोलाइड किया। लेकिन क्या है, ऐसा टाइम दिखेगा कि किसी दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिशन के टाइम में, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन का दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिशन के बीच का जो टाइम होगा, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अभी वो टाइम जितना इंक्रीमेंट होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही तुम्हारा रेजिस्टेंस कम होगा पाथ का, क्योंकि ज्यादा फ्रीली मूव कर रहा है, फ्री मूव कर रहा है मतलब रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम, मतलब उसमें पाथ में रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो एक है मेटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। एक्चुअली रेजिस्टेंस इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंडक्टर इंट्रिंसिक, उसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी है, वो कुछ ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ किया गया है। क्योंकि किसी पाथ से अगर किसी फ्लो होगा, जैसे हम लोग फ्लूइड फ्लो के टाइम में भी देखे थे, तो पाथ में रेजिस्टेंस जो है अनअवॉइडेबल कंडीशन है, वो रहेगा ही रहेगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के टाइम में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहा है, तो ये खुद का कोलिशन के वजह से उसका पाथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, एक्चुअली वही कारण है वो पाथ में क्यों रेजिस्टेंस वो उसको मिलता है, पाथ में फ्रीली चल नहीं पाता है, उसमें रेजिस्टेंस आता है। नाउ अगर हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ जो है क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the two ends of the conductor. Okay, when physical conditions such as T, that is temperature, and strain epsilon, all these things remain same, that means I जो है that is directly proportional to the V, potential difference across the two ends of the conductor. ओके लेकिन टेम्परेचर और स्ट्रेन ये सब फिक्स होना चाहिए। एक कंडक्टर है, जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल सर्किट के साथ, ऐसे करके आई फ्लो कर रहा है। नाउ आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, देयरफॉर वी इज इक्वल टू आई आर। नाउ ये जो आर आया, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में वी को बिठाएंगे और वाई एक्सिस में आई को बिठाएंगे, तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप दिखाएगा ओम्स लॉ ही दिखाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ फ्लो ऑफ करंट भी उतना ही बढ़ता चलेगा एक स्टेडी रेट में। इसका जो, अगर तुम सही से देखोगे, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा बताओ तो, सॉरी, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा डी आई बाई डीवी, डी आई बाई डीवी, जो कि आर का बराबर होगा, क्योंकि वी बाई आई तो आर है ना, सॉरी, जो कि 1/r का बराबर होगा। क्योंकि ये अगर y एक्सिस में इसको रखूंगा और x एक्सिस में इसको रखूंगा, तो डी आई बाई डी वी दैट इज बेसिकली 1/r का बराबर है। ओके, और जब हम लोग इसको देखेंगे कि जो dv बाई जो di जब करेंगे, तब हमको वो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो स्लोप विल गिव अस द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। Now, resistance of a conductor is the opposition or the resistive force offered by the conductor to the flow of the current. तो करंट उसके साथ आ रहा है, उसको जो ये कर रहा है वही रेजिस्टेंस है, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर क्या क्या रहेगा, I इज इक्वल टू NEA/VD, ये हमें पता है, ऑलरेडी वी नो। VD के क्यों हम लोग मॉड्यूलस लिए, कोई बता पाएगा? क्योंकि हम लोग नेगेटिव वैल्यू इसको नहीं लेना चाहते, एज इट इज जो है उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग कन्वेंशनल करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है ना, इसलिए नेगेटिव हम लोग उसको लिखते थे ना। देखो,
तो अभी वो वीडी के जगह हम लोग इसको स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम जो किया था इंटू जो रिलैक्सेशन टाइम वो भी लिख सकते हैं वीडी के जगह, वीडी का वैल्यू। नाउ दिस विल बिकम एन ई स्क्वायर ए टी वी डिवाइडेड बाई तुम्हारा वो जो इसमें एन ई स्क्वायर ए टी तो ठीक है, फिर जो तुम्हारा ई है ना उस जगह में देखो ई जो है उस जगह में हम लोग क्या लिख दिए, उस जगह में हम लोग v बाई आई लिख दिए। क्यों, कैसे लिखे बताओ, कोई बता पाएगा? एन स्क्वायर वो सब सही है, ए भी सही है, टाउ आ गया रिलैक्सेशन टाइम, नीचे एम है, और फील्ड के जगह हम लोग v बाई आई लिख दिए। कैसे है, कैसे हुआ ये चीज? सर क्योंकि ये तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और आई है ना। हाँ बताओ बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन था ना, इसमें आई की जगह हम लोग यहाँ पे वो बिठा देंगे क्यू ई बाई टी शायद। हाँ मतलब ये जो फील्ड इज इक्वल टू v बाई आई ना, ये ओम्स लॉ का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली वो हम लोग देखेंगे कि फील्ड इज इक्वल टू कैसे वो v बाई आई का कॉन्सेप्ट से जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट से। तुम क्या बता रहे थे कि v इज इक्वल टू हम लोग क्या बिठा देंगे? क्या बता रहे थे बताओ? हाँ सर, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं, क्या बता रहे थे, v के जगह क्या बिठा देंगे एक बता रहे थे ना तुम? ओ वी की जगह हम्म, याद नहीं आ रहा। नो हम लोग इसको कैसे मतलब उसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को। ये तो जो मेरा मतलब ई जो था, फील्ड जो था, उसी को मैं v बाई आई किया। तुम किसको बता रहे थे v की जगह क्या लिख देंगे, कुछ बता रहे थे ना? याद नहीं। हम्म, देखो आप बताओ ना। देखो ड्रिप वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमें हमको पता है कि जो आई है दैट कैन बी इक्वेटेड विथ जो तुम्हारा नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे कि जो ड्रिप वेलोसिटी का वीडी वो फॉर्मूला था, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में जो ये है जो तुम्हारा फील्ड है, फील्ड को हम लोग कर देंगे जैसे, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ करके लिखता हूँ, एक सेकंड बोर्ड में लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करके वो आ रहा है। जैसे तुम्हारे पास नॉर्मली जो आई था ना, आई इज इक्वल टू एन ई ए, वो ऐसा था, एन ई ए वी डी, वी डी ऐसा है। तो हम लोग वी डी के जगह उसको लिख रहे थे, जो वी डी था उसको जगह हम लोग लिख रहे थे एन ई ए वी डी, और इसमें ई क्योंकि मॉड ले रहे थे, क्योंकि नेगेटिव कुछ नहीं लेंगे, और स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। अभी क्या है, इस जगह में जो ई था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर तुम्हारे पास v है वोल्टेज जो है,
तो वोल्टेज कैन बी रिटन, सॉरी, ई कैन बी रिटन एज, फील्ड कैन बी रिटन एज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो एक्चुअली ये जो है इसमें, ये एल है, ये जो होगा इसमें एल होगा, सॉरी, ये जो आई जैसा दिख रहा है ना, ये एल होगा। V बाई एल इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस ई। ओके, तो इस जगह में ये जो दिख रहा है ये आई नहीं है, V बाई एल है। और तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग, मैं उसमें ही दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, उसमें ही दिखा रहा हूं। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग वैसा करके लिखेंगे, और ई स्क्वायर हो गया, ए हो गया, और ई के जगह हम लोग लिख देंगे V बाई एल। ओके, और एम नीचे है, और टाउ दैट इज इक्वल टू आई। आई को ऐसे करके लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी ये जो V है ना, V के नीचे इस I को लेके आएंगे। देखो, V के नीचे इस I को लेके आएंगे और बाकी चीज को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो बाकी चीज जैसे M और L है, ये ऊपर चला गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इस तरफ चला गया, और I इसके नीचे आ जाएगा, और बाकी इसका जो एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये नीचे आ गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू V बाई आई, एंड वी नो V बाई आई जो है R का बराबर है ना। तो इस जगह को हम लोग R के साथ इक्वेट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस जो है दैट कैन बी इक्वल टू M इंटू एल, एल जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और N इंटू ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है। ये चीज अगर उससे कंफ्यूजन हो रहा है, यहां से इसको तुम लोग नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, क्योंकि उसमें V बाई ये मतलब एल के मतलब ऐसा थोड़ा सा, एक्चुअली वो स्मॉल एल के लिए वो कंफ्यूजिंग था, ठीक है। ओके, हाँ सर। अच्छा, तो हम लोग इसको ये देखो, R इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू, यू कैन से एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। नाउ ये और एक चीज है R का, जो तुम अगर देखोगे, जो एल बाई ए जो उधर था ना, एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ बाई ए, उसमें जो एम, ये सामने वाला जो पार्ट है ना, एम बाई एन स्क्वायर टाउ, उसको हम लोग बोलेंगे रो, उसको बोलेंगे रो रेजिस्टिविटी, उसको बोलेंगे रो रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ। सो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्योंकि रेजिस्टिविटी को अगर वो एक कांस्टेंट टाइप का टर्म होता है, तो उसको उसको थोड़ा सा हम लोग बगल में रखेंगे, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये तुमको नॉर्मली पता था, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट था, है ना। तो इसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे बहुत सारा चीज में। नाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट मीन्स के वो जो रो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ। तो ये जो ई है, एन है, टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम या फिर मास, ये सभी मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तुम्हारा जो ये है कंडक्टर है, वो लंबा है क्या छोटा है, उसमें थिकनेस ज्यादा है क्या वो थोड़ा सा थिन है, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी ये सब डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ओके,
नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, सही, वो वापस जाइए। हाँ हाँ, हाँ ओके। तो देखो ये जो रिलेशन है ना, वी डी रो आई ई जे वी, ये थोड़ा सा पहले मैं शायद दिखाया था जे वाला, वो मैं कुछ एक करके दिखाया था ना एक रिलेशन, या फिर ऐसा करके तो हम लोग ये कर सकते हैं, ऐसा करके हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को कि जो जे है, जो जे है एक्चुअली, जे है करंट डेंसिटी, जे क्या है, करंट डेंसिटी है, ठीक है, जे है करंट डेंसिटी। तो हम लोग जे की जगह क्या लिख सकते हैं, मतलब जो रेजिस्टिविटी होता है ना, जो रो दिख रहा है ना, ये डेंसिटी नहीं है, रेजिस्टिविटी है, रो इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ई जो फील्ड बाई जे। तो इसको अगर सही से लिखूंगा, इसको सही से लिखूंगा, देखो इसको सही से अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो तुम्हारे पास ये वाला चीज है, ये जो रो है, दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज इक्वल टू फील्ड बाय करंट डेंसिटी। नाउ ई को ऐसे ही रखो, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है आई बाई ए। अभी इसको ना ऐसे कर दो, ए को ऊपर कर दो, और आई को तुम लिखो, आई तुम्हें पता था ना, एन ई ए इंटू वी डी, ए कट गया तो क्या हो गया, ई बाई एन ई वी डी, ठीक है। और उसी को हम लोग ये रो के साथ अगर देखेंगे, मतलब ये रो देन इज इक्वल टू दिस थिंग ई बाई एन ई वी डी, सो वी डी इज इक्वल टू ई बाई एन ई इंटू रो, ये हो सकता है। या फिर तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ई क्या होता है, v बाई एल होता है, लेंथ होता है, सो वी डी कैन बी इक्वल टू, ई के जगह v बाई एल बिठाओ, v बाई एल बिठाओ, और नीचे एन ई रो जैसा है रहने दो, सो यू कैन राइट v बाई एन ई रो एल, दैट इज इक्वल टू वी डी। यस और नो बताओ। जहां पर vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और v है पोटेंशियल, n है तुम्हारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रो जो होता है दैट इज द रेजिस्टिविटी, l है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यही रिलेशन है उनके बीच। आया समझ में? हाँ सर। ओके ओके, ये चीज का वही बताया था, इजिकल टू वी बाई एल जो भी है। देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वीडी डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ रो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ साथ रो इंक्रीज होगा, रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो वीडी डिक्रीज होगा। इसका और एक कारण बोल रहा हूं कैसे वीडी डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है ना, तो एनर्जी किसको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कोलिशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा तो कोलिशन ज्यादा करेगा, कोलिशन ज्यादा करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना वो डिस्प्लेस हो नहीं पाएगा ना। और आई को अगर इंक्रीज करेंगे, करंट को जो इंक्रीज करेंगे, तब भी वीडी डिक्रीज ही होगा, क्योंकि आई इंक्रीज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जल रहा है, चाह रहा है, उसमें पुश हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कोलिशंस करता रहेगा, कोलिशंस करेगा तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वीडी को भी डिक्रीज कर देगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ये तो कंडीशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो इंक्रीज होगा, रो इंक्रीज होगा, रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो वीडी डिक्रीज होगा, क्योंकि वीडी और रो का इनवर्स रिलेशन है। देखो लाल वाला जो रिलेशन देख रहे हो ना, वीडी इजिकल टू ई बाई एनी रो, वहां से मिल रहा है ना, वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रो। नाउ इसका ही ऑपोजिट टर्म होता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग
ओम्स तो है रेजिस्टेंस, और इसको बोलेंगे मो, MHO, मो। और कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो वो जो जैसा था तुम्हारा ओम, जैसे हम लोग कंडक्टिविटी में, सॉरी रेजिस्टिविटी में ऐसा क्या कर रहे थे, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या हो सकता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी तो रो है, इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ओम पर मीटर। ओम मीटर होगा। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मो पर मीटर। ठीक है, मो पर मीटर रेसिप्रोकल होगा ना ओम मीटर का। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस जो है, देखो अभी हम लोग किए थे ना ये वाला, R इज इक्वल टू एम बाई, वही तो रो है ना, एम बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलिशन इंक्रीज होगा ड्यू टू द मोर इंटरनल एनर्जी, तब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर इसलिए बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटता है, टाउ घटता है, देयरफॉर रेजिस्टेंस गेटिंग इंक्रीज्ड। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक चीज होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या होगा बताओ, जीरो, जो इनिशियल मतलब इनिशियल नहीं, मतलब एकदम जीरो में, क्योंकि हमारा रिलेटिव मतलब हम लोग किसके रेस्पेक्ट से करेंगे, जीरो के रेस्पेक्ट से करेंगे, तो जीरो के रेस्पेक्ट से होगा, और डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। और उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आर टी माइनस आर नॉट माइनस डिवाइडेड बाय आर नॉट टी भी लिख सकते हैं। वो अल्फा को आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन भी कर सकते हैं। आर वन जो है वो T1 टाइम में रेजिस्टेंस है, T1 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस है, सॉरी T1 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस है, और R2 जो है दैट इज T2 डिग्री सेल्सियस में उसका रेजिस्टेंस है। तो ऐसे करके हम लोग उसको भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। वो भी एक ऐसा हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस अगर पता नहीं है, दो अलग अलग टेम्परेचर दे दिया है, जीरो जीरो छोड़कर जिसमें रेजिस्टेंस दे दिया है, तब भी हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर जो R2 है, देखो जो T2 डिग्री सेल्सियस में R2 का जो वैल्यू है वो अगर R1 से ज्यादा है, तो R2 का वैल्यू, सॉरी R2 का वैल्यू R1 से कम है, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि ऐसा टेम्परेचर के साथ साथ, मतलब टेम्परेचर ऐसा के अभी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि R1 में उसमें ज्यादा था, R2 में जाके घट रहा है उसका वैल्यू, तो तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा। या फिर उल्टा, अगर R2 अगर ज्यादा बढ़ा है तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कल करेंगे, आज इतना तक ही है, करेक्ट। ओके सर। करेक्ट, हाँ सर। हाँ सर, ओके। यस। तो कल हम लोग कलर कोडिंग करके बाकी का वो पैरेलल और ये कनेक्शन, ठीक है, सर्किट का जो सर्किट डायग्राम होता है ना, बहुत सारा कनेक्शन दिखा के पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, वो सब करेंगे। ओके, ओके। तो इसमें जो रिलेशंस था ना, दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दोज रिलेशंस।